हेलो गाइस, मैं लगातार क्लास 0 से क्लास 10 तक का गणित आपके लिए ला रहा हूँ, जिसके तहत मैं लगातार 30 दिनों तक संख्या पद्धति से मैंने काम किया है और आज शुरुआत करने जा रहा हूँ बीजगणित। सही सुना, बीजगणित यानी अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में सबसे पहले प्रमुख शब्द जो आता है उसके बारे में मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूं। अलजेब्राइक अलजेब्राइक आपको वर्ड्स मैं बताऊंगा। इसका फर्स्ट है चर। चर का अंग्रेजी होता है वेरिएबल। तो कोई भी प्रतीक या अक्षर जिसका मान नहीं बदलता है चर कहलाता है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, सॉरी, जिसका मान बदलता है। चर क्या होगा? जिसका मान स्थिर नहीं होता है। अब एक्स और वाई जेड का मान क्या होगा हमको नहीं पता, ना आपको पता। इसका मान कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आएगा, तो उसका मान क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। दूसरा शब्द है इसका अचर, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो जितना भी अक्षर हो या कोई प्रतीक ही क्यों न हो, अगर यदि उसका मान नहीं बदलता है तो उसे हम अचर या कांस्टेंट कहते हैं। कोई भी संख्या हो, वो चाहे सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो, परिमेय हो, उससे मतलब नहीं है। ये सब क्या होता है? अचर कहलाता है। यहाँ तक कि पाई जो है वो भी आपका अचर ही होता है। पाई का मान फिक्स होता है। पाई का मान क्या होता है? रेडियन में बोलिएगा और डिग्री में बोलिएगा तो पाई तो रेडियन में होता है, इसे 180 डिग्री के यहाँ बराबर होता है, या 22/7 के होता है। तो इसका मान फिक्स होता है। जब मान उसका फिक्स है तो वह कांस्टेंट ही कहलाएगा। आपने दो शब्द देखा, चर और अचर, और तीसरा हम शब्द की बात कर रहे हैं। तो तीसरा है पद यानी टर्म। तो चर या अचर या दोनों से बना कोई वस्तु पद कहलाता है। जैसे अब 2 है तो ए भी पद हुआ, x है ये भी पद हुआ, लेकिन इस दोनों से बना हुआ 2x है ये भी पद हुआ। 3xyz यह एक पद है। 1/2x² ये भी एक पद है। तो चर हो या अचर हो या दोनों के गुना से बना हुआ कोई भी एक वस्तु जो होगा वह पद कहलाएगा। समझ गए? अब है गुणांक। तो किसी चर के साथ, गुणांक का अंग्रेजी होता है कोएफिशिएंट। किसी चर के साथ गुना किया जाने वाली संख्या या पद गुणांक कहलाता है। जैसे 2x लिखा हुआ है तो इसमें x का गुणांक क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसी में हम और उदाहरण दे देते हैं गुणांक का। अब मान लो 3xyz है, तब पूछा जाए कि z का गुणांक क्या होगा, तो जवाब होगा 3xy। अगर पूछा जाए कि yz का गुणांक क्या होगा तो उत्तर होगा 3x। 3 का गुणांक क्या है तो कहा जाएगा xyz। ठीक है ना? तो किसी एक इसमें अवयव को अगर छोड़ दिया जाए, बकिए का गुना जो है गुणांक होता है। ठीक है, तो जैसा सवाल होगा वैसा इसका आंसर हमारे करेंगे। अब हम तो 5 में है यहाँ पर व्यंजक। तो प्लस या माइनस या दोनों से जुड़ी बीजगणितीय वस्तु व्यंजक कहलाती है।
2x+3 यह एक व्यंजक है। x/2 प्लस 2 ये भी व्यंजक होगा। x-3 ये भी व्यंजक है। xyz/3 + 4 ये भी आपका व्यंजक है। मतलब ये पद है, ये भी पद है। तो जब एक से अधिक पद हो जो प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग व्यंजक कहते हैं। अब है बहुपद, पोलिनोमियल। जिस व्यंजक या पद के चर का घात पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ... ये हो, ठीक है ना। अब उसका पावर हाफ आ जाए, भिन्न में आ जाए, है ना, चर का, तो वह बहुपद नहीं होगा। सत्य यही है। और जिसमें चर है ही नहीं वो तो बहुपद होगा ही होगा। समस्या वहां है जब बहुपद है कि नहीं है चुनने के लिए, तो चर, केवल चर का घात देखना है। अगर 0, 1, 2, 3 वगैरह है तो ठीक है, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अब x है बहुपद है, x² है बहुपद है, लेकिन x के पावर -2 नहीं होगा क्योंकि माइनस में आ गया। x के पावर 1/2 है, यह बहुपद नहीं होगा। √x है बहुपद नहीं होगा, समझ गया ना। लेकिन अब √2 ये बहुपद है, √3 बहुपद है क्योंकि इसमें चर है ही नहीं, ठीक है। कोई संख्या है तो बहुपद है। 0 बहुपद है, हाँ है। 1 है, 3 है, ये सब बहुपद है। इसमें चर नहीं है, वो सब बहुपद होता है, ठीक है। अब आते हैं सजातीय और विजातीय पद के मामले में। अब यहाँ बात करते हैं हम समान और असमान या सजातीय और विजातीय पद यानी टर्म के मामले में। अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो 7वां पॉइंट आपका है समान और असमान यानी सजातीय और विजातीय पद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। सजातीय पद में क्या होता है, कोई भी 2 या अधिक पद हो, जो कुछ भी है उसमें चर का पावर देखो, चर भी समान होना चाहिए और पावर भी यानी घात भी समान होगा, तो वैसा 2 या अधिक पद सजातीय पद कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हुए हैं। फर्स्ट में है x², 2x², 3x², 4x²। इसकी संख्या यानी x² का संख्या कुछ भी हो लेकिन सब x² का है, चारों का चारों पद है, यह सजातीय पद है। उसी भी ढंग से उदाहरण 2 में देखो, सब x का ही जात है, यानी यहाँ पर 4 गो x है, यहाँ पर 3 गो x है, यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 x हुआ। तो ये भी क्या है, सब आपस में सजातीय है। उसी ढंग से 3 में देखो, सब xy का जात है, यहाँ पर 2.3 है संख्या उसका, xy का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाफ है। ये सब सजातीय पद है। ये विजातीय पद की गलती मत करना। विजातीय पद देखो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, इसमें आधार समान हो भी सकता है और न भी हो सकता है, लेकिन जो भी चर दिया रहेगा उसका घात असमान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो, सब में x है, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ये तीनों क्या है, विजातीय पद है। उसी ढंग से 2 में देख लो, यहाँ xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, लेकिन यहाँ पर पावर दोनों का 1 है। यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर y का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर 2 है। तो ये तीनों भी आपस में या कोई 2 ले लो तो क्या है, विजातीय पद होगा। उसी ढंग से 3 में देख लो, यहाँ पर xy है, यहाँ पर ab है, यहाँ पर a² भी है, सब में चर अलग अलग भी है और घात भी सबका गड़बड़ है, तो ये सभी आपस में क्या है, विजातीय पद है। तो सजातीय और विजातीय पद समझ गए। तो अब हम
पद का घात और बहुपद का घात बताते हैं आपको। अब यहाँ पर देखो पद और बहुपद का घात, तो इधर मैं बाएं साइड में पद का घात दिया हूँ और दाहिने साइड में बहुपद का घात दिया हूँ। तो एक में देखो अगर 5x² है तो इसमें पद का घात क्या हुआ, 2 हुआ। तो हमको चर का घात देखना है, उसमें कितना से गुना है ये मत देखो, सिर्फ चर यानी x का घात कितना 2 है। तो इसमें पद का घात हुआ 2। अब 2 में देख लो पद क्या है 5x³ इसमें अब पद का घात क्या होगा, तो x का पावर 3 है और y का पावर कुछ नहीं है तो 1 हुआ। तो 3 और 1 4 हुआ पद का घात। उसी ढंग से 3 में देखो a b c में पद का घात क्या है, तो a का पावर 1 है और b का पावर 1 है, c का पावर 1 है। अगर नहीं दिया हुआ है तो पावर 1 माना जाता है, यानी पावर कहाँ होता है, ऊपर होता है शीर्ष पर दाहिने साइड में। तो यहाँ 1 1 1 कितना हुआ, पद का घात 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो अब बहुपद का घात बताया हुआ है, तब पद में तो एक ही पद होगा, लेकिन बहुपद में एक भी पद हो सकता है और अनेकों पद भी हो सकता है जो प्लस माइनस से आपस में जुटा हुआ होगा। तो यहाँ तो अब 3 पद है, तो इसमें बहुपद का घात होता है सबसे बड़ा घात वाला पद। इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, लेकिन यहाँ पर इसका घात कितना है 5 है, तो बहुपद का घात क्या होगा 5, सबसे बड़ा घात वाला देखो। अब यहाँ पर देख लो 10x² + 3x - 5, तो यहाँ पर कोई चर नहीं है, तो यहाँ पर 0 हुआ। यहाँ पर पद का घात क्या होगा 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 है, तो बहुपद का घात क्या हो गया 2 होगा, सबसे बड़ा घात। अब यहाँ पर देख लो ½ x + 5 है, तो यहाँ पर चर का घात कितना है 1 है, यहाँ पर 0 है, तो बहुपद का घात 1 हुआ। तो पद का घात और बहुपद का घात समझ गए। अब आपको लास्ट जो है इसमें शब्दावली आता है समीकरण। तो समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण इक्वेशन। तो कोई भी व्यंजक हो या बहुपद हो, उसके बीच में यदि बराबर का चिन्ह है तो वह समीकरण होता है। क्या होता है, समीकरण होता है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो या तो वह व्यंजक होगा या बहुपद होगा, या दोनों हो सकता है। लेकिन समीकरण जो भी कहोगे तो उसमें कहीं ना कहीं बराबर का चिन्ह होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि x² है, तो ये क्या, यह पद भी है, बहुपद भी है, आपका व्यंजक भी हुआ, ठीक है ना। तो ये समीकरण नहीं है, लेकिन अब मान के चलो x² अगर कुछ भी लिख दे, 0 लिख दे, तो यह समीकरण बन गया, ठीक है। x² हमारा 4 लिख दें, ये भी क्या है समीकरण है। x² + 5 लिख दें, बराबर में कुछ दे देते हैं, मान के चलो 10 लिख दिए, ये भी क्या हो गया समीकरण हो गया। तो जब तक ये बराबर का चिन्ह नहीं है, मान लो यहाँ पर प्लस कर दिए, तो ये समीकरण नहीं है, ये क्या है बहुपद है या व्यंजक है। लेकिन जब ही इसमें कहीं भी हम बराबर का चिन्ह दे दिए तो समीकरण हो गया। बिना बराबर का चिन्ह का कोई समीकरण हो नहीं सकता है, ठीक है। तो प्रमुख शब्दावली जो है उसका मैंने आज परिचय दे दिया पार्ट 1 में। अब अगला दिन इसके आगे जो आने वाला है, जोड़ घटाव गुना भाग शून्यक मूल दुनिया, ये सब आगे आने वाला वीडियो में चर्चा होगी। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने विज्ञान कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।